Hello student, this is Praveen Kumar and you are watching online video lecture presented by Exemplar Classes और ये है फर्स्ट क्लास फिजिक्स क्लास 11th का। सबसे पहली चीज़ की चैप्टर 1 जो नाम आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में, ये है फिजिकल वर्ल्ड। नॉर्मली इस चैप्टर को आपको पढ़ाया नहीं जाता है और अब तक बहुत ख़ास इंपॉर्टेंस के साथ मैंने इसे पहले ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं है। इस चैप्टर से आपको IIT JEE मेंस में क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पर हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिससे कि आप क्लास 10th से जो 11th में आते हो तो अब तक आपने एक साइंस की बुक पढ़ी है और आज आप ज़िंदगी में पहली बार आपने फिज़िक्स की बुक पकड़ी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, फिज़िक्स क्यों साइंस को हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बांट दिया है। बस इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप हो जाए, साथ में आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिले कि आपको आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने हैं, 11th-12th में क्या क्या पढ़ना है। इसी चीज़ से रिलेटेड है हमारा चैप्टर 1 फिज़िकल वर्ल्ड। इंडिया में जो आपका स्टडी पैटर्न है उसमें साइंस के जितने भी, स्पेशली चलिए पहले मैं फिज़िक्स की बात करूं कि फ़िज़िक्स में जो कुछ भी पॉसिबल है आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा। डेप्थ में नहीं जाते, डेप्थ में जाने के लिए आपको हायर क्लासेस के लिए छोड़ दिया जाएगा। हाँ, पर ये ऐसा भी नहीं है कि ये कम्प्लीटली डेप्थ नहीं है। यस, इट इज़ अ इंट्रोडक्शन, लिटिल बिट डीलिंग विद द डेफिनेशंस, लिटिल बिट डीलिंग विद द डेरिवेशंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो फिज़िक्स को इंटरेस्टिंग बनाती है। पर मैं आपको बता दूं, जब आप 10th से 11th में आते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को फिज़िक्स में ही आती है। उसकी दो रीज़न है। पहला, फिज़िक्स में मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, नीड टू प्रैक्टिस। सेकेंड इज़ कंसेप्ट एक ऐसा वेग टर्म है कि आपको फिज़िक्स के बुक में लगभग हर जगह मिलेगी, आपको हर टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए और साथ में क्लियर होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे। तो इसी चीज़ को स्टार्ट करते हुए मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में बन जाए। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो बस आप इसको एक स्टोरी की तरह ईयरफोन लगाइए अपने कान में और सुनते रहिए। कुछ ज़्यादा ऐसा कोई घबराने की चीज़ नहीं है, बड़े मैं सिंपल टर्म्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द फिज़िकल वर्ल्ड। बड़े छोटे क्लास से और जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने कुछ नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया होगा। लेट्स से कुछ मैंने नाम लिखे हुए हैं। देयर आर सम नेचुरल फिनोमेना। नाइट स्काई, ये चाइल्डहुड में आपको बहुत फैसिनेट करता है। वहाँ आप स्टार्स देखते हैं, मून देखते हैं, रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट। हर दिन आप देख रहे हैं कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, एनुअल साइकिल ऑफ सीज़न, गर्मी, बरसात, जाड़ा एंड रेनबो, इक्लिप्स टाइप, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। और इन चीज़ों को देखते ही एक मन में क्यूरियोसिटी आती है जानने की ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड जिसे फोकस करता हूँ साइंस पढ़ते वक्त, दैट इज़ क्यूरियोसिटी। हिंदी में से कहते हैं जिज्ञासा, और अगर आप अच्छी हिंदी जानते हैं, आप क्लास 10th पास करके आ रहे हैं, मतलब आपके जानने की इच्छा। जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी शायद 1 या 2 दिन पहले एक सोलर इक्लिप्स आया हुआ था, तो आपके मन में एक पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें हुआ क्या। सो फर्स्ट थिंग दैट यू आस्क टू योरसेल्फ इज व्हाट, मीन्स व्हाट इज हैपनिंग। लेट्स से सूर्य ग्रहण का ही मैं एग्जांपल ले लूँ। जब सूर्य ग्रहण होता है तो दिन के वक्त भी एक अंधेरा छा जाता है, तो सूर्य ग्रहण हुआ, उसके इफेक्ट से आपने देखा कि एक अंधेरा छा गया, दैट इज़ व्हाट। फिर आप सोचते हो हाउ इट हैज़ हैपन, कि ये कैसे हुआ। सो द सेकेंड क्वेश्चन दैट कम्स इनटू योर माइंड इज व्हाट, सेकेंड इज हाउ, एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे डील करता हुआ हमारा ये सब्जेक्ट है जिसे हम साइंस कहते हैं। मैं फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे साइंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाई। ये क्यों हो रहे हैं, क्या इसका कोई इम्पोर्टेंस है। तो जब भी आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ डील करें, मेक श्योर कि आप इन 3 क्वेश्चंस के आसपास से ही अपने आंसर्स को ढूंढेंगे, तो ही ये आपका एक सब्जेक्ट होगा जो बड़ा ही फर्म होने वाला है। अब अगर आप साइंस के डेवलपमेंट को देखो तो ह्यूमन रेस की हिस्ट्री बड़ी लंबी है, आपने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा हुआ होगा, पर क्योंकि वो एक हिस्ट्री है उसे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो मैं उस पॉइंट पर आता हूँ जहाँ से साइंस की शुरुआत हुई है। तो हम लोग ये मानते हैं कि 16th सेंचुरी से साइंस का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सो इट्स एक्सेप्टेड फैक्ट। तो स्टार्टिंग दैट इज 16th सेंचुरी, ये हमारा एक स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से 11th और 12th की फिज़िक्स या केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है। और इनिशियली अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि 16th सेंचुरी के पहले साइंस नहीं था। 16th सेंचुरी के पहले भी साइंस था, और उस वक्त जो डोमिनेटिंग कंट्रीज़ थे वो ग्रीस, मेसोपोटामिया आप कह सकते हैं, इंडिया में भी काफ़ी साइंस का डेवलपमेंट हुआ था। पर हाँ, ये ग्रीस के आसपास काफ़ी ज़्यादा रहे, और इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो जो वेद्स आप सुनते हैं उसमें भी काफ़ी सारी साइंस की बातें होती हैं। तो 1600 के पहले तक लगभग कुछ ऐसे एरियाज़ में साइंस था जहाँ पर उसका जो डेवलपमेंट है कितना हुआ उसके बारे में एक आम राय नहीं है। बट 16th सेंचुरी से जो आप साइंस को देख रहे हैं, ये यूरोप के रीजन में काफ़ी डेवलप होना शुरू हुआ। मीन्स 16th सेंचुरी से जो भी साइंस का हमारा डेवलपमेंट है वो यूरोप सेंट्रिक था। आप सोशल स्टडी में पढ़ के आए होंगे, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ था। तो एक आप कह सकते हैं कि जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ पर साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। हमें इस 16th सेंचुरी के बाद जो साइंस का डेवलपमेंट है वही क्लास 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। और स्पेशली अगर आप देखो तो एशियन सबकॉन्टिनेंट जिसे आप कहते हैं, चाहे आप इंडिया ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, इवन जापान भी ले लीजिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सारे कंट्रीज़ में एक ही तरह की फिज़िक्स को पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो डेवलपमेंट साइंस में जो ब्रेक थ्रू होता है, दैट इज़ जहाँ से साइंस इंटरनेशनलाइज हो गया, आप कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल इंटरप्राइज बन करके आया है, ये मिड ऑफ 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ है। तो मोरलेस मैं कह सकता हूँ कि सारे कंट्रीज़ का जब एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट शुरू हुआ है, लगभग आप मान करके चलिए 1950 के आसपास या उससे थोड़े पहले से स्टार्ट हुआ होगा, आगे पीछे हो सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इट टुक प्लेस होल द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि आप मान करके चलिए कि 1950 के समय से साइंस को लगभग सारे देशों में पढ़ा और पढ़ाया जाने लगा। और जब साइंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा और पढ़ाया जाने लगा है तो इसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, और हम लोगों ने काफ़ी तरक्की भी कर ली है। और कई सारे फिनोमेना, जो नेचुरल फिनोमेना जिसके लिए आपके मन में बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, आप अगर इन जितने टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं लगभग सारे बड़े ही वेल डिफाइंड, वेल एक्सप्लेन्ड हैं। और जब आप 11th-12th के साइंस को पढ़ते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है इन चीज़ों को समझने के लिए। तो यस, आई कैन से दैट इज़ मिड 20th सेंचुरी, ये एक इंटरनेशनल एंटरप्राइज बन गया। आई कैन से दैट यस, नाउ द साइंस इज इंटरनेशनल, इट इज़ अ इंटरनेशनल इंटरप्राइज। तो अब सबसे पहले मन में एक क्वेश्चन आता है कि साइंस एज अ सब्जेक्ट, व्हाट इज साइंस? हम क्या साइंस का एक डेफिनेशन दे सकते हैं? तो हाँ, जरूर दे सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू अ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द NCERT अबाउट द साइंस। आई हैव अ डेफिनेशन फ्रॉम योर NCERT बुक, व्हाट इज साइंस। तो सबसे पहले मैं इसको आपको समझा दूँ, इसके बाद ही मैं टॉपिक पर आगे जाऊँगा। दैट इज़, इट इज़ अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा, व्हाट इज़ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट? थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हम लोग सिस्टमैटिक अटेम्प्ट किसे कहते हैं। एक जो ब्रॉड लैंग्वेज में आप जानते हैं कि कुछ वेल डिफाइंड, यानी बेहतरीन प्रोसेस के थ्रू जिस चीज़ को आप कंक्लूड कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। थोड़ी देर बाद इसका भी एक डेफिनेशन देख लेंगे। That is to understand the natural phenomena in much detail and depth and use the knowledge so gained is। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है साइंस का? पहले मैं इतने तक का आपको मतलब समझा दूं। जैसे हम लोग कुछ नेचुरल फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल के बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा और बड़ा फैसिनेटिंग सा एक टर्म है। पर आप अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि पहले ब्लैक होल सिर्फ थ्योरी में था, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता हमें नहीं पता था। फिर हम लोगों ने अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया एनालाइज करके, और फिर पाया कि ये सही में एग्जिस्ट करता है। सो दैट इज़ द मीनिंग दैट वी हैव। तो जो नेचुरल फिनोमेना है हम उसे एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर हम इसे प्रेडिक्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि सूर्य ग्रहण के बारे में आपको एग्जैक्ट टाइमिंग
टेलीविज़न पर आने लगता है कि भाई इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड से इस जगह पर इतने % का सूर्य ग्रहण हमें देखने को मिलेगा। और आप जब घड़ी में देखते हो तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है। ये जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो रहा है, इसके लिए हमने कुछ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट किए थे और सोलर इक्लिप्स के पूरे फिनोमेना को समझा था। और हमारा समझना, वो जो सोलर इक्लिप्स के पूरे फिनोमेना को हमने समझा था, यही आप एक प्रोसेस के थ्रू ले, यही साइंस है। और उस पूरे फिनोमेना को समझने के बाद आप ऑलरेडी जानते हैं कि इधर अर्थ है, यहाँ सन है और बीच में मून आ जाता है। हम पूरा टाइम का एक कैलकुलेशन करते हैं और हम अपने उस नॉलेज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हम प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं कि भाई चलो इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड से एक सोलर इक्लिप्स आएगा। नाउ मॉडिफाई, आप पहले साइकिल चलाया करते थे या आप अपने पापा मम्मी को देखोगे तो वो साइकिल को ज़्यादा चलाया करते थे। अब हमने उससे अपनी नॉलेज को, जो भी साइंटिफिक नॉलेज था, उसे इन्हांस किया और फिर साइकिल से आए मोटरसाइकिल पर, फिर कार पर, एरोप्लेन पर, ट्रेन पर, यानी हमारा जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम था हमने उसे काफ़ी इम्प्रूव किया, मॉडिफाई किया। दैट इज़ व्हाट वी डू। तो हम अपने नॉलेज का इस्तेमाल प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं, मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। और एक लास्ट चीज़ है, कंट्रोल द फिनोमेना। हाउ टू कंट्रोल? मान लीजिए कि ये जो बांध बनाए गए हैं, जो इतने भी बड़े बड़े आप देखते हैं जो प्रोजेक्ट बनते हैं आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, अगर वो नहीं होते तो क्या होता? उस कोस्टल रीजन में फ्लड के सिचुएशन अराइज हो जाते हैं। तो बांध बना करके हमने उस नेचुरल फिनोमेना को जो हो सकता था उसे कंट्रोल किया है। हाँ, ये सही बात है कि लगभग हर नेचुरल फिनोमेना को कंट्रोल कर पाने में अभी भी हमारा साइंस कैपेबल नहीं है, पर क्या पता कि आने वाले 50 सालों में वो भी शुरू हो जाए। सो दैट इज़ the thing what we call is science. So what is science? A scientific attempt to understand the natural phenomena, and so gained knowledge is used to predict, modify and control the phenomena. अब यहाँ जो हम देख रहे हैं predict, modify, control, इसके लिए कुछ वर्ड्स आपको कुछ बुक में अलग अलग वर्ड देखने को मिलेंगे। That is, one is called exploring. देखिए, एक्सप्लोर करना मीन्स वी टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन। देयर इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग। जब आप किसी मशीन की बात कर रहे हैं साइंस के लैंग्वेज में, तो आप एक्सप्लोर करते हैं, यानी वह चीज़ों को आप करके एक्सपीरियंस करके आप सीखते हैं। So I give the two important word which is going to be the base of the physics, and that is जिसके बेसिस पर आपका कंसेप्ट बिल्डअप होता है। पहला है ऑब्जर्वेशन, और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि जो भी लोग फिजिक्स को बहुत बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं, स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग। एंड इसके साथ होता है इमेजिनेशन। मैं आपको ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन का एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, ये थोड़ा सा बियॉन्ड द बुक हो जाता है। अगर आप देखें कि लेट्स से आप कार में बैठ करके जा रहे हो, तो जब आप कार में बैठ करके आगे की तरफ जा रहे हैं तो पहली बगल में खड़ा हुआ बंदा आपको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखता है। जो सिचुएशन मैंने अभी आपसे कही है कि आप कार में बैठ के आगे की तरफ जा रहे हैं और कोई बंदा अगर आपके कार के बाहर खड़ा है, आपकी कार चल रही, तो आपको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अब ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि क्या आपने इसको कभी ऑब्जर्व किया है। हो सकता है कि आपने इसको ऑब्जर्व किया हुआ हो, नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। तो जो मैंने आपसे कहा, जो बंदा कार के बाहर है तो वो स्टैटिक खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा, बस आपको दिख रहा है। एक बात हुई ये ऑब्जर्वेशन। अब मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। आपने देखा? नहीं। मैं इतना तो मानता हूं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आपने स्काई में मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर ऐसे प्लैनेट्स को देखा है, एक कॉमन आंसर होता है नहीं, आपने नहीं देखा है। हाँ, टीवी पर आपने देखा, बुक पर आपने देखा, वो अलग बात है। पर
अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो आपको ये इमेजिन करना है कि वो ऐसा होता है, राइट। आप जो बुक्स में देखते हो, बुक में आप क्या देखते हो, ऐसे सन का फोटो बना हुआ होता है एंड लेट्स से इट इज अर्थ, और बुक में क्या किया जाता है, इसका ऐसे एक पाथ बना देते हैं। तो क्या सही में पाथ बना हुआ? नहीं। अगर आप स्पेस में जाओगे तो ऐसा कोई पाथ नहीं होता है, वो ऐसा होता है। उन्हें कैसे पता चला? ये जो चीज़ें होती है, हाउ दे केम टू नो दैट ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इज कुछ फैक्ट्स जो अपने नॉलेज है इसका इस्तेमाल करते हुए वो जो फैक्ट्स है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, और उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए एक मॉडल बनाए, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। आप अगर फिजिक्स को बहुत बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हो तो इस दो टर्म पर फोकस ज़रूर कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन, राइट। अब मैं ज़रा आपको लेकर के आता हूँ साइंटिफिक अटेम्प्ट जो हुआ था, इसके लिए हमने एक मेथड बनाया है साइंस को पढ़ने का, और जिसे कहा जाता है साइंटिफिक मेथड। और साइंटिफिक मेथड एक ऐसा टर्म है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, तो मैं उसे डिफाइन करता हूँ कुछ सेलेक्टेड स्टेप्स पर। ये टर्म काफ़ी बड़ा है, इसमें जो मेन स्टेप्स होता है मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? दैट इज द सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स, यानी एक के बाद एक, और ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। पहले ये स्टेप होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए, फिर तीसरा होना चाहिए। ऐसे स्टेप्स को सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स कहे जाते हैं। तो जब आप साइंस को पढ़ रहे हैं तो वो स्टेप अच्छी तरह से डिफाइन होने चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी गाड़ी को चला रहे हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको अपने इंजन के इग्निशन बटन को ऑन करना होता है। उसके बाद आप जो स्टेप्स करते हैं, क्लच, ब्रेक, गियर, दोज आर कॉल्ड द इंटरकनेक्टेड सेवरल स्टेप्स। सेकेंड इज द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। जैसा अभी मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी आगे जा रही है तो आपके पैरेलल खड़ा हुआ जो बंदा रहेगा बाहर आपके गाड़ी के, वो आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, आपने लैब में जो कुछ किया है, कंट्रोल का मतलब है वो हम और आप उसे कंट्रोल कर सके, वो अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ये भी हमारा एक साइंटिफिक मेथड है जिसके बेसिस पर हम साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हाउ, व्हाट एंड व्हाई, उसका आप एक लॉजिकल रीज़न रखें, दैट शुडंट बी इलॉजिक। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये जो पार्ट है मैं इस पर बड़ा फोकस करता हूँ क्योंकि अब जो फिजिक्स हो गई है, हर फिजिक्स का आप बुक खोल करके देखिए, आधे से ज़्यादा तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। तो आपकी थ्योरी के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर फिजिक्स के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला हो। सबसे अच्छा तो ये होता कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं होती, पर ऐसा है तो नहीं, और ये हमारी मजबूरी है, ये हमें एक्सेप्ट करना है। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो याद रखिए मैथमेटिक्स तो आप ज़रूर कीजिए। यही चीज़ कहलाती है मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी हम थ्योरी को मैथमेटिक्स से जस्टिफाई कर रहे हैं, हम नेचुरल फिनोमेना की मैथमेटिक्स को बना रहे हैं। आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, जैसे ही मैं कहता हूँ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपके दिमाग में एक फार्मूला स्पार्क करता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू G मल्टीप्लाइड बाय M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है, पर वो मैथमेटिकल मॉडलिंग किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है? दैट मैथमेटिकल मॉडलिंग इज एक्सप्लेनिंग टू ऑफ द फिनोमेना। पहला, न्यूटन सर का एप्पल धरती पे आया था और वो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आप कह सकते हैं आश्चर्य तो ऊपर जाने पे होना था जी। आप ये जान रहे हैं कि अगर एप्पल नीचे आ रहा है तो आप इसे उस फार्मूला से एक्सप्लेन करते हो। दूसरी तरफ अगर आप सन के अराउंड में प्लैनेट के मूवमेंट को देखें तो उसी मैथमेटिकल फार्मूला से हम उसे भी एक्सप्लेन करते हैं। तो एक मैथमेटिकल मॉडलिंग ने दो नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया है। द नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन एंड द फैल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और कई बार आपको रिपीट करके एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। तो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने क्लास 10 में एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला होगा, कितना आता है? 2 सेकेंड आता है। तो जो भी अगर एक्सपेरिमेंट को करेक्ट करेगा तो 2 ही सेकेंड आएगा। पर ये आपके कन्विक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो? आप वो थ्योरी जो आपने पढ़ा है बुक में, आप लैब में उसको वेरीफाई करते हो।
क्लास 10th में आपने सीरीज पैरेलल के एक्सपेरिमेंट किए होंगे। लेट्स से सीरीज कनेक्शन, ऐसा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 किया होगा, और अगर पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है तो 1/R1 प्लस 1/R2 किया होगा। और इसके रिलेटेड जो आप अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सारे किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? वेरिफिकेशन को बिलोंग करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बेसिस पर वो कुछ थ्योरी को डिनाई भी करते हैं कि नहीं साहब, आपकी थ्योरी तो गलत है। जैसे फॉल्सिफिकेशन एक ऐसा टर्म है कि अगर कोई स्टूडेंट 11th में आया है तो उसे ज़रा समझने में दिक्कत होती है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि सन के अराउंड में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सन एंड प्लैनेट, इसके लिए हमारा एक जो फार्मूला था ये काफ़ी था, हमने एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ m1 और m2 दो मास होते हैं, पर अगर मैं इसी मास को बहुत 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 छोटा करते जाऊँ, कितना कर दूँ? दैट लेट्स से सन के जगह पर मैं न्यूक्लियस को कर दूँ और प्लैनेट के जगह पर कर दूँ, तो क्या ये फार्मूला सही है? आंसर है नहीं। तब अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको इसके अगेंस्ट मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड फैल्सिफिकेशन। तो हम कहेंगे ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फार्मूला था वो हम एटम्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है? फैल्सिफिकेशन, गलत हो गया। और यहीं से शुरू होगा कि हमारी एग्जिस्टिंग थ्योरी एटम के अंदर की चीज़ों को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं है, तो हमें एक नए थ्योरी की ज़रूरत है। और यकीन मानिए पिछले 150-200 सालों में जितनी तरक्की फिजिक्स ने कर ली है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और कई बार मैं ये सोच करके काफ़ी फैसिनेट हो जाता हूँ कि हमारे आज से 200 साल के बाद की फ़िज़िक्स कैसी होगी। यकीन मानिए वो दुनिया अगर रही तो बहुत 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 बेहतरीन होने वाली है। आगे देखेंगे कि कैसे कौन कौन से फिनोमेना है। तो दिस वाज द साइंटिफिक मेथड। वेल, तो अब वक्त है साइंस के भाई बहन को देख लेने का। आप जानते हैं दैट साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और मैंने एक छोटा सा अटेम्प्ट लिया है इस तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, और आप अभी पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। तो साइंस आप समझ गए हैं, साइंटिफिक मेथड आप समझ गए हैं, तो फिजिक्स क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दिस थिंग। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिए, नेचुरल फोर्स। और मैं आज ही आपको बताऊंगा कि वो नेचुरल फोर्स क्या क्या होते हैं। पर हाँ, इन नेचुरल फोर्स को जिस फॉर्म में आपने देखा आप उससे अवेयर हैं, लाइट, हीट एक्सेट्रा। आप सोचोगे क्या ये नेचुरल फोर्स है? यस, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट में, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। साथ में इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ नेचर, यानी ऐसे नियम, ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज जिससे हमारा नेचर चलता है, और फिर उसका डिफरेंट फिनोमेना में एप्लीकेशन, यही कहलाता है फिजिक्स। तो साइंस का एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट डील करता है जिन चीज़ों से हम बने हैं, यहाँ पर उन चीज़ों ने क्या क्या किया, जिन चीज़ों से हम बने हैं उसके स्ट्रक्चर की स्टडी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि एटम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और भी कई सारे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको डील किया जाएगा। एंड जो जिन चीज़ों से बना हुआ कोई भी सब्सटेंस आप देख रहे हैं उसे अगर आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा, पहली चीज़। और अगर उसे डिफरेंट कंडीशन में डाल दें तो क्या होगा, यानी पानी को गर्म करने पर क्या होता है, दैट इज़ योर केमिस्ट्री। थर्ड इज़ बायोलॉजी, विच इज़ नथिंग बट डीलिंग विथ लिविंग थिंग्स। बस अब जितनी भी साइंटिफिक स्टडी लिविंग थिंग्स को लेकर के होगी वो बायो के सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे। जब आप किसी भी सब्सटेंस या मैटर के कंपोजिशंस को देखते हैं तो वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जो फोर्स के बारे में आप पढ़ते हैं वो आपका सब्जेक्ट बन गया है फिजिक्स। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो मैंने उसे हटा दिया है। फिजिक्स आप समझ चुके हैं, दैट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचुरल फोर्सेज और द स्टडी ऑफ द नेचुरल बेसिक लॉज। अब जितने भी लॉज आप यहाँ पढ़ने वाले हैं वो ब्रॉडली डिवाइड होने वाले हैं दो कैटेगरी में। आप इसको कह सकते हैं दैट दीज आर द प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स, जिसके बेसिस पर हमारा पूरा फिजिक्स बना हुआ है। पहला एक टर्म है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। ये यूनिफिकेशन आज के डेट में ये इतना वाइड है, और स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा। अपने जीवन के अंतिम 15 साल 20 साल पता नहीं कितने साल उन्होंने बहुत समय बिताया है इस पर, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द यूनिफिकेशन।
जिसे उन्होंने अपने बुक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के थ्रू लिखने की बहुत कोशिश की थी। खैर अभी तो वक्त नहीं है कि आप इस चीज़ को समझें, पर एक यूनिफिकेशन का मैं आपको मतलब समझा दूँ। यूनिफिकेशन का मतलब है एक लॉ और बहुत सारे फिनोमेना को उससे एक्सप्लेन करना। हम क्या करते हैं, एक फिजिक्स में हम एक लॉ बना रहे हैं और जितने नेचुरल फिनोमेना है हम कोशिश करते हैं कि हम उस लॉ से उस सारे फिनोमेना को समझा सकें। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफिकेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फिनोमेना के लिए एक लॉ, दूसरे फिनोमेना के लिए दूसरा लॉ, तीसरे फिनोमेना के लिए तीसरा लॉ। नहीं, उन तीनों लॉज को, तीनों फिनोमेना को मिला करके एक लॉ को बनाना। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ था कि दैट इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या करता है, वो दो फिनोमेना को एक साथ यूनिफाइड कर रहा है, एक साथ एक्सप्लेन कर दे रहा है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन। अब रिडक्शन क्या है? ये केमिस्ट्री का रिडक्शन नहीं है जो आप 10th में पढ़े थे। रिडक्शन का मतलब हुआ कि लेट्स से आपने क्रिकेट का बॉल लिया और आपने बॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका, तो क्या होने वाला है? मान लीजिए कि ये आप हैं और आपने बॉल को ऊपर फेंका और फिर वो बॉल नीचे आया और आपने इसे कैच कर लिया। लेट्स से कि अगर मैं कहूँ कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले एक पार्ट में आप क्या देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक बॉल कितनी दूर गया, आप वो कैलकुलेट करोगे। फिर यहाँ से यहाँ तक ये कैलकुलेट करोगे। तो आपने एक सिंपल सा इवेंट है, या आप कहिए इसे आपने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब हुआ कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है हम उसको कुछ अलग अलग सिस्टम, अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे जो अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कहूँ कि एक वुडन ब्लॉक, और मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, इसे यहाँ टांग दिया है। आपको फिजिक्स में ये प्रॉब्लम देखने को भी मिलेगा। ये एक वुडन ब्लॉक है और मैंने यहाँ पर से एक ऐसा पिस्टल बना दिया और यहाँ से गोली छोड़ी। तो ये बुलेट पहले आकर के इसे हिट करेगा, फिर ये इसके अंदर कुछ एम्बेड हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि धंस जाएगा। फिर ये वाला जो आप ब्लॉक देख रहे हो ये ऐसे करके स्विंग करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हमने सिर्फ एक कहा कि बुलेट एक वुडन ब्लॉक को हिट करती है। तो अब आप यहाँ देखोगे तो बुलेट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एक पार्ट हुआ। ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक में एम्बेड होगा, धंसेगा, एक पार्ट होगा, और यहाँ पर ये ऐसा स्विंग होगा। लेट्स से कि मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि इस हाइट से, ये जो हाइट जो ऊपर उठ रहा है, लेट्स से इट इज़ x, वैल्यू कितनी है? तो आप देखोगे तो प्रॉब्लम एक ही है, पर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे कई भागों में बांटना पड़ेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शंस। तो कई सारे लॉज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 11th और 12th में। या तो आप यूनिफिकेशन देखेंगे या आप रिडक्शन देखेंगे। आई होप कि यूनिफिकेशन रिडक्शन क्या होता है ये आपको क्लियर। नेक्स्ट वी नीड टू सी द स्कोप ऑफ फिजिक्स। जब स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात होती है तो ब्रॉडली 2 जगह, स्कोप का मतलब है आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। एक मैक्रोस्कोपिक डोमेन कहलाता है, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन की, इट मीन्स ऐसा जो कुछ which you include in your lab, या फिर कहिए टेरेस्ट्रियल है, जो एस्ट्रोनॉमिकल है, मीन्स जहाँ क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स से चीज़ों से बनी हुई चीज़ें हो। लेट्स से इफ आई एम स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, so that is astronomical. I should add, which includes the term lab, terrestrial, एस्ट्रोनॉमिकल। ये चीज़ें कहलाती है मैक्रोस्कोपिक डोमेन, यानी जहाँ जो ऑब्जेक्ट की साइज़ होगी वो बड़ी होगी, काफ़ी बड़ी हो सकती है। लैब में इस्तेमाल होने वाले चीज़ों से ले करके आप गैलेक्सीज़ की बात कर लें, आप स्टार्स की बात कर लें, दोज आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक डोमेन, यानी बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी। आई एम नॉट सेइंग कि बड़ी चीज़ों की स्टडी अलग होती है। दूसरा फिजिक्स जो अप्लाई होता है दैट इज़ द माइक्रोस्कोपिक डोमेन। यहाँ पर आप फिजिक्स का वो पार्ट देखते हैं जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स इसके साथ डील करता है।
अगर आपने थोड़ा बहुत भी फिजिक्स के बारे में आप अवेयर हैं तो आपने एक अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मतलब एक मास है सन, उसके चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं, एक लॉ है। पर यही चीज़ अगर मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल में लगाने जाऊँ कि एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लॉ इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंट। उससे रिलेटेड एक बड़ा ही एक्साइटिंग फील्ड बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटम मैकेनिक्स। आप में से अगर कोई बहुत बेहतरीन ढंग से फिजिक्स को समझ जाए और कभी क्वांटम मैकेनिक्स समझ आए तो फिजिक्स को ज़रूर पढ़िएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, ये बड़े ऑब्जेक्ट, ये छोटे ऑब्जेक्ट, यानी ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल के साथ डील होने वाला फिजिक्स है। नाउ वैसे तो ये ब्रॉडली दो ही कैटेगरी है, लेकिन अभी रिसेंटली मैं कहूँ तो एक इन बिटवीन यहाँ पर कैटेगरी डेवलप हुई है, दैट इज कॉल्ड मेसोस्कोपिक। अब मेसोस्कोपिक क्या हुआ, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है। इंटरमीडिएट स्टेट्स का मतलब हुआ दैट इज टेंस ऑफ एटम, एटम्स तो हैं मगर बहुत सारे एटम्स नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ एटम और टेंस ऑफ एटम के क्लस्टर से जो ऑब्जेक्ट हैं उसके ऊपर स्टडी करने को जो कुछ भी हम लॉ बना रहे हैं उसे कहते हैं मेसोस्कोपिक। ये बड़ा ही रीसेंट, बड़ा ही एक्साइटिंग और बड़ा ही फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, और जो लोग फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं या जिनको फिजिक्स एक्साइट करता है उनका प्राइम फोकस यहाँ पर होता है। So based on the scope, the physics is divided into the three parts, that is the macroscopic physics, microscopic physics और एक intermediate state है that is called mesoscopic physics, और हम लोग इसको आगे देखेंगे। एक फिजिक्स को अलग ढंग से भी कैटेगराइज किया जाता है, that is based on you can say the period. A part of the physics is called classical physics and another part is known as modern physics. क्लासिकल जैसा कि आप मतलब समझते हैं, बड़ा क्लासिकल, जैसे आप क्लासिकल म्यूज़िक देखते होगे, आजकल के बच्चों को पसंद नहीं होता, तो आप क्लासिकल म्यूज़िक का मतलब क्या समझते हो, पुराने समय का म्यूज़िक। तो वैसा ही एक फिज़िक्स है दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल फिज़िक्स, मतलब फिज़िक्स का वो पार्ट जो ब्रॉडली अगर मैं कहूँ तो 1920-25 के पहले वाली फ़िज़िक्स वो कहलाई क्लासिकल फिज़िक्स। और इसके चार पार्ट हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो किन किन साइंटिस्ट ने इसको, यहाँ पर तो सारा काम न्यूटन सर ने किया है, सर आइजक न्यूटन। पूरा का पूरा जो आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो सर आइजक न्यूटन का ही बनाया हुआ है, और बंदे में इतना दम था कि उसने मैथमेटिक्स के एक और पार्ट को सिंगल हैंडेडली डेवलप किया है, जिसे आप कैलकुलस के नाम से जानते हैं। तो फिजिक्स में ही आपको कैलकुलस का एक इंट्रोडक्शन जरूर होगा, जहां हम लोग मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे कैलकुलस के बारे में, जहां फिजिक्स में जितनी ज़रूरत है। मैकेनिक्स मतलब जो आपके बुक का पार्ट 1 आप समझ लीजिए कहाँ तक है, ग्रेविटेशन है, राइट। तो पार्ट 1 जो आप क्लास 11th का देख रहे हैं वो पूरा का पूरा मैकेनिक्स है, दैट बिलोंग्स टू क्लासिकल फिजिक्स डेवलप्ड बाय सर आइजक न्यूटन। तो आप यूँ समझ लीजिए कि पूरी एक बुक पढ़ रहे हैं जो न्यूटन सर ने लिखी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर खासियत ये है कि यहाँ आपको चीज़ें दिखती है जिसे आप पढ़ रहे हो। किसी एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे पर फोर्स लगाया तो वो आपको दिख रहा है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इसको किन किन लोगों ने डेवलप किया हुआ है, दैट इज़ माइकल फैराडे एंड आई कैन से एम्पियर, वेस्टर्स भी हैं, और फिर उसके लॉ को यूनिफाइड करने का काम एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम है मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने सारे फार्मूला को यूनाइट किया, एक फार्मूला दिया है। इसके बारे में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। और हाँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वैसे भी आपको 11th में नहीं 12th में पूरे डील में पढ़ना होता है। इसके अलावा वेस्टर्स भी हैं, पॉटेंट्स, कूलम्स, तो उनका नाम नहीं भूला जाना चाहिए, कूलम्स। उन्होंने 4-5 साइंटिस्ट ने मिलकर के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डेवलप किया हुआ है। ऑप्टिक्स के कुछ लॉस को देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, उसमें मिस्टर ह्यूजिन का नाम आता है और भी कई सारे नाम हैं। और हाँ, ऑप्टिक्स में भी सर आइजक न्यूटन की कुछ थ्योरीज हैं, ऑल्दो वो आप अलग अलग ढंग से पढ़ते हो, पर हम लोग उसको क्लास 12 के लिए छोड़ देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, यस, ये क्लास 11th का है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ ये आप 11th में पढ़ोगे, ये भी आप 11th में पढ़ोगे, ये 12th में पढ़ोगे और ये 12th में पढ़ोगे, राइट। तो क्लासिकल फिजिक्स के 2 पार्ट, यहाँ पर आप हीट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं, लाइक हीट इंजन। जो आपकी गाड़ी के इंजन है उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे काम करता है, आपके घर का रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है,
या फिर आपके घर में अगर एसी लगा हुआ है तो वो कैसे काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स, दैट इज द मूवमेंट ऑफ हीट। वहाँ आप टेम्परेचर के कंसेप्ट को समझते हैं, एंट्रोपी के कंसेप्ट को समझते हैं, इंटरनल एनर्जी को समझते हैं, कई सारे टर्म्स हैं। और पहला क्लास है इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, सारे टर्म्स बड़े ही आसान है, मैं आपको कह दूं बड़े ही आसान है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद आता है मॉडर्न फिज़िक्स, और यहाँ से दुनिया पूरी तरह से बदल गई। बदल गई का मतलब है कि मॉडर्न फिज़िक्स इरविन स्क्रॉडिंगर जिन्होंने कि एक मैथमेटिकल मॉडल प्रेजेंट किया, और उस मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर बना हुआ ये फिज़िक्स है। और ये आपको दिखेगा नहीं, यहाँ आपको चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेगी। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन, हियर यू नीड टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन। तो पॉलिस ने कंट्रीब्यूट किया है, स्क्रॉडिंगर ने किया है, कई सारे लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स को बनाया है। अब क्योंकि ये बड़ा ही पजल पार्ट ऑफ फिज़िक्स है, कई नॉर्मल लोगों को तो समझ भी नहीं आता है कि है क्या। अगर मैं आपसे कहूँ स्पेस टाइम फैब्रिक, आप कहोगे ये क्या, चलिए हिंदी में कह देता हूँ, स्पेस टाइम की चादर आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपसे कहता हूँ टाइम कैन बेंड, ये भी आप इमेजिन नहीं कर सकते, वेल टाइम कैन बी बेंड। तो जो हमें आइंस्टाइन ने बताया है उसके बेसिस पर ये मॉडर्न फिज़िक्स डेवलप हुआ है। आपने बड़ा एक एक्साइटिंग नाम सुना होगा, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट क्या है, जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूँ, दैट स्पीड ऑफ लाइट, उससे ज़्यादा तेज कोई भी चीज़ पूरे यूनिवर्स में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, दैट इज टू बी एक्सप्लेन विद द मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ एक वर्ल्ड होता है, दैट इज क्वांटम वर्ल्ड। इलेक्ट्रॉन, इट बिहेव एज पार्टिकल, इट बिहेव्स एज वेव। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इमेजिन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। आप जैसे कुछ पिक्चर्स को अगर देखोगे, एक वर्म होल का कंसेप्ट है, ब्लैक होल का कंसेप्ट है, कि अगर मान लीजिए स्पेस में गए, अभी एक मूवी आई हुई थी से अवेंजर्स एंड गेम, तो उसमें एक बंदा जाता है फ्यूचर में, 1 2 3 4 5 काउंट करता है, वो आता है और वो कहता है स्पेंड द 60 years ऑफ माई लाइफ, हाउ दिस थिंग इज़ हैपनिंग। तो ये जो पार्ट है ये आपका मॉडर्न फिज़िक्स का पार्ट है, और ये नॉर्मल लोगों के समझने की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर आप तभी ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे जब आप फिज़िक्स के हर ब्रांच को बड़ी बारीकी से समझ सकें और आपके इमेजिनेटिव स्किल काफ़ी बेहतरीन हो, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल बिहेवियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉट्स ऑफ थिंग टू बी स्टडीड। और यकीन मानिए अगर आपको फिज़िक्स पसंद आता है तो आपको ये पार्ट पसंद ज़रूर आएगा। मैं अपने सेपरेट वीडियो में मॉडर्न फिज़िक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग वन। वेल, फिज़िक्स कितना वास्ट है इसको समझने के लिए मैं 3 फिज़िकल क्वांटिटी को लेता हूं और देखिए कि उसका रेंज कितना होने वाला है। फिज़िकल क्वांटिटी जो आपने क्लास 9th 10th में पढ़ी होगी, सो दिस इज़ द रेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ लाइक मास। आप अवेयर हैं 10 to the power -30 kg, ये हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे छोटा पार्टिकल है, वेल मैं ये तो नहीं कह सकता कि सबसे छोटा पार्टिकल है, फिलहाल आप जितने पार्टिकल्स को जानते हैं उनमें से सबसे छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो उसका मास हुआ 10 to the power -30 kg, और यहाँ से हमारा फिजिक्स डील होना शुरू होता और होता होता वो यूनिवर्स तक पूरा चला जाएगा, और जो टोटल मास 10 to the power 55 kg। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि इस पूरे रेंज के लिए हमें लॉस को पढ़ने हैं, बेसिक लॉस को पढ़ने हैं। दूसरी तरफ अगर आप लेंथ देखें जो कि एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है 10 to the power -14 मीटर टू 10 to the power 26 मीटर। दिस इज़ द नोन डिस्टेंस। जो सबसे दूर की गैलेक्सीज वगैरह कुछ मेज़र हुई होगी तो इस रेंज पर मेज़र होती है। 10 to the power 14 मीटर क्या है, एक एटम, और एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर के मेजरमेंट को शो कर रहा है। तो देखिए कहाँ से शुरू होते हैं हम और कहाँ पर ख़त्म होते हैं, और हमें उस सारे जो पैरामीटर्स आप देख रहे हो इसके लिए एक लॉ पढ़ने हैं, और एक लॉ में इसको बांधना ही फिज़िक्स के लैंग्वेज में लॉ ऑफ यूनिफिकेशन कहलाता है। लेकिन अब तक 100% तो नहीं कहा जा सकता है कि लॉ ऑफ यूनिफिकेशन बना हुआ है। लास्ट टाइम ये सबसे पजल्ड फिजिकल क्वांटिटी है।
इसका बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लेंथ के मेज़रमेंट को स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, आपको टाइम का मेज़रमेंट मिलेगा। आपने छोटे क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। उम्मीद है आपको याद होगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कौन सा? स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात को अज्यूम किया था और कहा था कि यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ कोई भी चीज़ नहीं जा सकती है। सो टू गेट द रेंज ऑफ टाइम व्हाट वी डू, जो लेंथ का मेजरमेंट है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। से जो आज के डेट में एक एक्साइटिंग फील्ड है फिज़िक्स का, दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड फिज़िक्स। तो अप्लाइड फिज़िक्स क्या है? देखिए, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अप्लाइड फिज़िक्स और इंजीनियरिंग एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग में आप एक वेल डिफाइंड रूल या थ्योरी से चीज़ों को आप क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन अप्लाइड फिज़िक्स में फ़िज़िक्स के कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल ढूंढे जाते हैं जो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो, और हम कुछ नए प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके डिवाइस को प्रिपेयर करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या हो अगर मेरे पैर के नीचे की ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए, मैं ऊपर चला जाऊँगा। दैट इज़ व्हाट द अजम्पशन ऑफ सुपरमैन। तो ऐसा डिवाइस जो मेरे पैर के नीचे की ग्रेविटी को ज़ीरो कर दे, दैट मे बी टर्म्ड एज द एंटी ग्रेविटी डिवाइस। जो आप यूएफओ के बारे में सुनते हैं, वी डोंट नो वेदर दोज थिंग्स एग्जिस्ट और नॉट, पर ज़रूर उनके पास जिस स्पीड से वो जा रहे हैं कुछ एंटी ग्रेविटी डिवाइस होगी। तो अब इस डिवाइस को बनाने के लिए हमारे जो करंट फिज़िक्स के लॉ हैं ये सफिशिएंट नहीं है। अप्लाइड फिज़िक्स ऐसे ब्रांच को कहेंगे जो कुछ नए तरीके से कुछ नए बेसिक रूल्स को बनाए और उसके बेसिस पर हम डिवाइस को क्रिएट करें। दैट इज़ टू बी स्टडीड अंडर अप्लाइड फिज़िक्स। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ क्वालिटेटिव थिंकिंग एंड द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ये आप लैब में बैठ करके चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और फिर सीखते हैं। जैसे लार्ज हैडरन कोलाइडर जो एक बहुत बड़ी मशीन बनी हुई है, उसमें कई सारे हम लोग नए आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, कुछ मेजरमेंट्स को लेते हैं और फिर कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेचुरल जो लॉ है, जो हमारा नेचर गवर्न हो रहा है, वो कैसे गवर्न हो रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज अप्रॉक्सीमेशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिज़िक्स। आप जैसे जैसे चैप्टर के आगे जाएंगे और स्पेशली आपको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पढ़ने के लिए ग्रेविटेशन का वेट करना पड़ेगा। वहाँ हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू टेक सर्टन अप्रॉक्सीमेशंस। देन वी हैव करेक्शंस। करेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिज़िक्स। हमने एक थ्योरी बनाई, फिर कुछ प्रैक्टिकल किया, फिर उस सिचुएशन को करेक्ट किया और अपनी थ्योरी को हमने रिफ़ाइन किया। मैं ज़रा आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एक स्टोन और एक मोर का पंख, अगर मैं दोनों को एक साथ छोड़ूं तो पहले कौन गिरेगा? दैट इज़ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। यू मे से दैट स्टोन विल फॉल फर्स्ट। पर कुछ थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी, आपने ये पढ़ा होगा कि दोनों एक साथ गिरेंगे, पर आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि हमने वहाँ एक नेसेसरी करेक्शन नहीं किया है। जब हम ये कहते हैं कि एक स्टोन और एक मोर का पंख एक साथ गिरता है, तो लेट्स से दैट इट इज़ से स्टोन और मैं यहाँ पर एक पंख बना दूँ। जब आप इसे गिराते हैं तो यहाँ एक चीज़ आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड एयर, और ये इन दोनों को रेजिस्टेंस ऑफर करता है और इस वजह से दोनों एक साथ नहीं गिरते। लेकिन अगर मैं इसे हटा दूँ यानी करेक्ट करूँ, दैट इज़ करेक्शन। तो हमने अभी कुछ सालों पहले ही एक्सपेरिमेंट हुआ था। याद रखिए, जो परफेक्ट वैक्यूम है वो ह्यूमन रेस में अभी कहिए तो शायद 2 या 3 साल पहले कहीं बना होगा, दोनों एक साथ गिरेंगे। तो यहाँ हुआ करेक्शन और इस करेक्शन के साथ हमें फ्री फॉल की थ्योरी मिली। सो दैट इज़ हाउ फिजिक्स एक्साइट यू, दैट इज़ आइदर यू अप्लाइड इट और कुछ इस तरह से। अब एक और ऐसे चीज़ पे आते हैं जहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को ऐसा कंसिडर करेंगे जिसके लिए हम कुछ प्रूफ देते नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि वो चीज़ें हो रही है, दोज थिंग्स आर ऑलरेडी हैपनिंग। नेचर में कई सारे फिनोमेना हो रहे हैं। सो लेट्स से some phenomena is happening now based on all the seeing these phenomena observation के थ्रू, कुछ डेटा के थ्रू
हम उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ लॉ बनाते हैं. दैट इज हाइपोथेसिस, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स. फिजिक्स में आप ये किसे कहते हैं? देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप 3 टर्म्स देख रहे हो ये मैथमेटिक्स में भी अप्लाई होते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी दिखाऊं. हमारा पर्पस है नेचुरल फिनोमेना. देखिए, फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमेना को लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं. दैट लॉजिकल वे इज द साइंटिफिक मेथड. तो एक फिनोमेना लेते हैं जिसे आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ द थिंग इज, अब तक आप इतना छोटा सा पार्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ के आए हो कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता. व्हाट इज हैपनिंग? लेट्स से देयर इज अ प्लैनेट. मैं एक प्लैनेट को लिख देता हूँ A1, दूसरे किसी प्लैनेट को लिख देता हूँ से A2, एंड दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर. दिस A2 इज रिवॉल्विंग अराउंड A1. और आपने ये पढ़ा दैट द फोर्स इज इक्वल्स टू G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर. अब अगर कोई आपसे इसका प्रूफ मांगे, नहीं, ये ज़्यादा सेंस नहीं रखता. हमने क्या पाया कि इस फॉर्मूला के थ्रू अगर मैं इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ. दीज आर कॉल्ड हाइपोथेसिस विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रूफ. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना हुआ है, इसके थ्रू हम कई सारी चीज़ों को प्रूफ कर लेते हैं. तो हम इसे मानते हैं कि इसका प्रूफ नहीं मांगा जाना चाहिए. हम ये मान रहे हैं कि इस मैथमेटिकल फार्मूला से हम इन चीज़ों को, इन नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी फिजिक्स में, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वी अज्यूम दैट इज़ राइट. हमें पहले से मानना होगा इज़ राइट. थोड़ा आप क्लास 11 के हिसाब से तो नए हैं, पर आप अगर एक एटम की थ्योरी देखेंगे जहाँ एक बोर्स ऑर्बिट है, लेट्स से वी हैव अ न्यूक्लियस हियर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है. इतना तो आप जानते हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं. तो यहाँ पर प्रोफेसर नील बोर ने एक थ्योरी दी थी दैट दिस इज टर्म्ड एज द स्टेशनरी बोर्स ऑर्बिट. व्हाट इज द स्टेशनरी बोर्स ऑर्बिट? एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी एनर्जी फिक्स है. अब एनर्जी फिक्स है, हम इसको प्रूफ नहीं करते, हम ये मानते हैं कि ये सही है. और अगर ये सही है यानी स्टेशनरी ऑर्बिट है तो ही हम बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं कि हाँ, फिर ये एग्जिस्टेंस में हो सकता है. जैसे आपको क्लास 10 के हिसाब से है तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 2 पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. व्हाई? नहीं, 2 पैरेलल लाइन है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. ये हमें मानना है और ये हम मान चुके हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11th. अब तक जो क्लास 10th में आपने फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा था, बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन, फोर्स इज द पुल और पुश. अब वक्त आ गया है ज़रा आप नए तरह से फोर्स को पढ़ेंगे. जो फोर्स आपने अब तक पढ़े, एक आप कहते थे मस्कुलर फोर्स. आप गए कुछ दीवार को धक्का देने की कोशिश करते हो, चीज़ों को उठाने की कोशिश करते हो. एक आपने सुना फ्रिक्शनल फोर्स, बायो फोर्स सुना होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स सुना होगा, लॉट्स ऑफ फोर्स दैट यू मस्ट हैव हर्ड. मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपने उसको पढ़ा है. जब आप क्लास 11th में आते हैं और इतने वैरायटी ऑफ फोर्स को देखते हैं, तो जब हमारे फिजिक्स ने हर फोर्स के नेचर को स्टडी किया तो हमने ये पाया कि नेचर में सिर्फ 4 तरह के फोर्स होते हैं और वो ये है. पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स. ये तो इसकी समझ आपको सही है, इसमें मैं मानूंगा कि यस, व्हाटएवर यू आर नोइंग इज करेक्ट वन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स. मैं आपको चारों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ. याद रखिए, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स इज टू स्टडी दीज फोर्सेस. ये फोर्स कैसे गवर्न होते हैं और हमें यही इस पार्ट में पढ़ना होता है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा पुराना कंसेप्ट था फोर्स का कैसा था, तो समय समय पर कई नई थ्योरीज आए जिसके बारे में आज सुन करके आपको शायद हंसी भी आ जाए. सबसे पहले एरिस्टोटल ने फोर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, पर उसको करेक्ट किया था सर आइजैक न्यूटन ने, और उसके बाद हमें एक परफेक्ट डेफिनेशन मिला है कि फोर्स एक्चुअली में क्या होते हैं. तो मैं आपको दिखाऊं कि फिजिक्स का प्रोग्रेस कैसा हुआ है. आप एक रामायण महाभारत टीवी सीरियल देखते होंगे, तीर धनुष, तो बो एंड एरो. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप एक बो से एक एरो को रिलीज़ करते हो तो देयर इज़ ए क्वेश्चन
कि हर चीज़ आगे बढ़ती है पुश होने पर। तो एक क्वेश्चन हुआ कि क्या सच में ये सही है? तो उनका कंसेप्ट ऐसा था कि ये तो तीर आगे जा रहा है, ये तीर आगे गई तो इसके पीछे की जो हवा है वो इसे पुश कर रही है, इसलिए तीर आगे जा रही है। आई एम श्योर आप सभी को हंसी आ रही होगी, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट। उसके बाद न्यूटन ने इसको करेक्ट किया और सारे फोर्सेस को स्टडी करने के बाद हमने इसे इस 4 फंडामेंटल फोर्स में डिवाइड किया है। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फिज़िक्स में आजकल मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, बहुत कोशिश की जा रही है कि ये जो चारों फोर्स हैं इनको मिला करके ऐसा कोई एक मैथमेटिकल फार्मूला मैं बना लूँ जिसके थ्रू ये चारों फोर्स एक्सप्लेन हो जाए। अब तक ये काम नहीं हुआ है। नोबेल प्राइज़ जितना आप भी कोशिश कीजिए, शायद आप कर लें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो बड़ा ही सिंपल सा फोर्स आप समझते हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 r स्क्वायर पढ़ते आए हैं, अब तक पढ़ ही रहे हैं, आप क्लास 11th में भी पढ़ेंगे। वेल, इट इज़ बीइंग चैलेंज्ड बाय द साइंटिस्ट, और फिर ग्रेविटेशन को एक नए फार्मूला के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, पर वो आपको क्लास 11th 12th में नहीं पढ़ना है, इसलिए वो मैं आपको बताने से रहा। फिलहाल मैं ये मानूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है, और उस फोर्स का नेचर कुछ ऐसा है दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होते हैं, यानी 2 मास कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। तो एक तो ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? आपने कभी सोचा है कि एक आप रोप को कंसिडर कीजिए और लेट्स से जो आप, मैं एक धनुष बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा बन जाए ऐसा, एक रस्सी बनी हुई है, एक बो है, और आप जब यहाँ पे से एरो लगाते हो, आप इस स्ट्रिंग को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो इसमें से इस रोप में कैसे फोर्स एक्सर्ट हुए, कैसा फोर्स डेवलप हुआ? यू मे बी शॉक्ड टू नो एट दिस स्टेट, एंड दैट इज, यहाँ पर होता है एटम और एटम के बीच का लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एम आई राइट? ये रस्सी जिस चीज़ से बनी हुई है उसके जो एटम स्ट्रेच होने पर एक फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं, एंड दैट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और अगर कुछ लोगों ने कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी होगी तो आप इस वर्ड से काफ़ी अवेयर होंगे, और ये वर्ड आपको जब तक आपका फिजिक्स का पार्ट 1 चल रहा है, इट इज़ मे बी द हॉन्टिंग वन। सो किसी भी रस्सी, किसी भी रोप में जो टेंशन डेवलप होता है, दैट द कॉज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? लेट्स सी न्यूक्लियर फोर्स। पर मैं न्यूक्लियर फोर्स पर आने के पहले आपको मैं ये कह दूं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में चार्जों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन भी इंक्लूड है। जो आप क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे कि 2 अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, 2 लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब आपसे मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं, एंड लेट्स सी कि आपका इमेजिनेटिव स्किल कितना है। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है? तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। ये प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऐसे ही हमारा न्यूक्लियस बना हुआ है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है। चलिए 1-2 इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया जाए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से चार्ज पार्टिकल कौन सा है, इतना आपको मालूम है कि प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। दैट्स राइट, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होते। तो जरा देखिए, पॉजिटिव चार्ज आर टुगेदर, इसके बीच में तो रिपल्शन होना चाहिए था। अगर रिपल्शन हो रहा है, किसी भी चीज़ में रिपल्शन होगा तो वो दूर जाएंगे। आप अपने दोस्त से लड़ लेते हो तो क्या उसके पास बैठते हो? नहीं, आप उससे दूर चले जाते हो। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होने के बावजूद भी ये यहाँ पर है। दैट इज द डिनायल ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी जो आपने पढ़ा था कि 2
लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, न्यूक्लियस के अंदर ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करता हुआ एक इससे स्ट्रांग फोर्स है जिसने इसे जकड़ कर रखा हुआ है, तो वो फोर्स कहलाता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। एम आई क्लियर? उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, लेकिन ये दूर नहीं जा रहे हैं। क्यों दूर नहीं जा रहे हैं? क्योंकि एक और स्ट्रांग फोर्स ने इसको ग्रिप में रखा हुआ है। दैट फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है इसलिए इसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब एक दिक्कत है, अब ये क्या बला है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी मैंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर फोर्स बड़ा स्ट्रांग लग रहा है और ठीक उसके नीचे मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो एक चीज़ को आपको समझना होगा कि जो ऑर्डर है, यानी कितनी दूरी तक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, तो वो डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, 10⁻⁻15 मीटर, यानी इतने के घेरे में ही ये फोर्स अप्लाई होता है। मान लीजिए कि न्यूक्लियस की साइज़ बड़ी हो जाए, न्यूक्लियस की साइज़ लगभग इतनी ही होती है और 10⁻⁻15 मीटर, मैं आपको न्यूक्लियस की साइज़ बता रहा हूँ और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। दैट इज़ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। एनी आइडिया अबाउट द साइज ऑफ एटम? 10⁻⁻10 मीटर। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट ये वेरी हो सकते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। अब इस साइज़ के बारे में आपको मैं एक एजम्पशन दे दूँ। मान लीजिए कि क्रिकेट का बॉल अगर आपका न्यूक्लियस है, मान लीजिए कि एक क्रिकेट का बॉल अगर न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? यहाँ से उठिए और 5 किलोमीटर दूर चले जाइए, उतने दूर तक एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और आपका एटम, आप साइज ऑफ एटम आप समझ लीजिए, और इसके बीच की जगह पूरी खाली होती है। नाउ तो 10⁻⁻15 मीटर का अगर न्यूक्लियस है तो ये फर्म ग्रिप में है। एंड लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 10⁻⁻15 मीटर। अब लेट्स से कि न्यूक्लियस की साइज़ और उसके पार्टिकल्स थोड़े से बाहर हो गए, तो जो बाहर हो जाएंगे तो क्या होंगे? ये इस फॉर्म फोर्स में ग्रिप्ड नहीं होते हैं। तो क्या होता है? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलता है एंड दैट इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। क्लास 12 का इंतज़ार कीजिए, काफ़ी एक्साइटिंग फिजिक्स होता है और फिजिक्स आपको इतना फैसिनेट करेगा कि एक बार अगर आपने इसमें अपना इंटरेस्ट बना लिया, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। तो अब ये जो बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकल गए, क्यों बाहर निकल गए? क्योंकि फोर्स कुछ कमज़ोर रहा होगा। ये होता है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। ऐसे फोर्स को, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही लग रहा है लेकिन ये स्ट्रांग नहीं रहा क्योंकि इस डिस्टेंस के बाहर हो गया, तो यहाँ जो फोर्स गवर्न कर रहा है दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अब तक जितने भी फोर्स हमारे पास नोन है, दोज बिलोंग्स टू आइदर ऑफ दीज 4 कैटेगरीज, राइट? मैं बार बार एक टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन इन द फिजिक्स। हमारा अभी सोल ऑब्जेक्टिव है कि फिजिक्स में एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन हासिल कर लिया जाए जिससे कि हम नेचर के सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाएँ, और हमारा जितना भी नेचर का फिनोमेना है इट इज़ ड्रिवन बाय सम फोर्स। सो वी हैव 4 फंडामेंटल फोर्स और सभी के लिए आपके पास अलग अलग इक्वेशन है। जैसे ये रहा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन जो आपने पढ़ा है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेट्स से k इंटू Q1 Q2 बाय अगेन R², ये क्या है? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस दोनों के लिए मैं इक्वेशन नहीं दूंगा क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और क्लास 11-12 में आपको पढ़ाए भी नहीं जाते, पर हाँ इक्वेशंस तो हैं। तो 4 फोर्स के लिए हमारे पास 4 अलग अलग इक्वेशन है। आज के डेट में सारे फिजिसिस्ट, कई सारे मैथमेटिशियंस भी इस अटेम्प्ट को ले रहे हैं कि एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन हासिल कर लिया जाए जिससे कि हम चारों को एक साथ एक्सप्लेन कर जाए, यानी एक इक्वेशन से 4 फोर्स को एक्सप्लेन करना। अगर ऐसा हो गया देन दैट डे इज गोइंग टू बी द टर्न आउट ऑफ द फिजिक्स। अब तक किस किस का यूनिफिकेशन हो गया, थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देख रहे हो, इसका एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों यूनिफाइड कर लिए गए हैं।
राइट, और इसे मिला करके कहते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स। एम आई क्लियर? दो फंडामेंटल फोर्स को हमने यूनिफाई कर लिया है, हमारा फिजिक्स इतना डेवलप तो हो ही गया। अभी अटेम्प्ट लिए जा रहे हैं कि इनका एक रिलेशन हम कुछ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से कर लें और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स से कर लें। अब आप सोचोगे कि ठीक है, 4 इक्वेशन से ही अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो 4 से क्यों ना कर ले, हम एक बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि ह्यूमन रेस ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ पर और 200 सालों तक रह सकता है, उसके बाद जो कुछ भी रिसोर्सेज है हम कंज्यूम कर चुके होंगे, और अगर ह्यूमन रेस को रहना है दे नीड अ न्यू डेस्टिनेशन, और ह्यूमन रेस को सस्टेन करने के लिए एक दूसरे प्लैनेट की ज़रूरत होगी, अदरवाइज हमारा अंत भी ऐसा ही होगा जैसा डायनासोर्स का हुआ है। तो क्या आज के डेट में जो हमारे पास फिज़िक्स है, जो कुछ भी है, हम किसी प्लैनेट पे जा सकते हैं? बड़े मुश्किल से तो लोग मून पर पहुँचे हैं इंसान, और चलिए एक आध मार्स पर कुछ रोवर्स वगैरह उतार दिए, पर इतने में हमारा काम नहीं बनेगा। वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेट्स से कि अभी मंगल ग्रह पे जाने की बात है तो उसमें भी 1.5 साल का वक्त लग जाता है, खाना पानी लेकर के जाना, दैट्स नॉट द इजी थिंग। और अगर हमें सोलर सिस्टम से बाहर निकलना है देन वी डेफिनेटली नीड सम ग्रेट स्पेसशिप, और कुछ ऐसे नए फिजिक्स के लॉ की ज़रूरत हो जिससे कि हम बड़े आराम से जा सकें। हो सकता है कि सोलर सिस्टम से बाहर जाना पड़े, या मिल्की वे के एक एंड से दूसरे एंड में जाना पड़े, और इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम इस नेचर ऑफ फोर्स को समझें। तभी आप अप्लाइड फिजिक्स को इस्तेमाल करके एक कोई नई चीज़ डेवलप कर पाओगे जिससे कि हम धरती से उठ करके किसी दूसरे प्लैनेट पर जा कर के रह पाएँ। और इसके लिए बहुत सारे एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं, और यही है फिज़िक्स का वास्ट फील्ड जो आज के डेट में न्यूकमर्स को बहुत एक्साइट करता है। और अगर आप काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अब हम लोग देखेंगे कि जो नेचुरल लॉ हम देख रहे हैं, दैट इज़ द नेचर ऑफ द फिजिकल लॉ। एक लॉ बनता क्यों है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं जिसके थ्रू आप ये समझ पाएँ कि आखिर पूरे क्लास 11-12 में जो फिजिक्स के लॉ हैं उसमें क्या खासियत है। आई एम सेइंग द नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो जो फिजिकल फिनोमेना है जो नेचर में हो रहे हैं, इट इज़ टू बी गवर्न्ड बाय सम फोर्सेस, और उस फोर्स के इफेक्ट की वजह से टाइम के रिस्पेक्ट में फिज़िकल क्वांटिटी वेरी हो सकते हैं, पर इसके बावजूद कुछ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो सकती है उसमें जो कांस्टेंट रह जाए। यानी हमारे उस नेचर में, उस फिनोमेना में एक फिज़िकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। जैसे आपने देखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लेट्स से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जो भी फिजिकल फिनोमेना होगा उसमें एनर्जी के बदलाव नहीं होंगे। उस फिजिकल फिनोमेना के होने के पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसा ही आपने एक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी फिनोमेना के पहले का मास और फिनोमेना के बाद का मास। तो हमने क्या कहा कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड, यानी ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बदल रही है। मान लीजिए कि जैसे मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए आपके से कहा फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1m2 बाई आर स्क्वायर। क्या क्या चीज़ें वेरिएबल है? आप कहोगे देखिए यहाँ पर तो टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी वेरिएबल नहीं है, राइट? हाँ, पर अगर मैं इन चीज़ों को फैक्टर आउट करूँ, दैट इज फोर्स, मास 1, मास 2 एंड आर गोइंग टू बी द वेरिएबल। दो अगर अभी एक आपसे अर्थ और मून को कंसिडर कीजिए तो डिस्टेंस सेम है, तो आपको एक फोर्स मिलेगा, ये क्वांटिटी एक कैलकुलेट होकर के आएगी। अब अगर मैं यहाँ अर्थ लूँ और यहाँ सन ले लूँ तो ये डिस्टेंस कुछ अलग होगा, फोर्स अलग होगा, लेकिन ये सेम रहेगा। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आपने अगर सुना होगा, दीज आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट।
यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है चाहे आप इस फार्मूला को अर्थ पर अप्लाई कीजिए तो भी ये क्वांटिटी कांस्टेंट, यूनिवर्स में आप कहीं भी जाकर के अप्लाई कीजिए, दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। आगे चल करके आपको एक रियल गैस कांस्टेंट भी देखने को मिलेगा विच इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब मान लीजिए कि मैं एक से एग्जांपल दूं कि मैं इस पेन को इस हाइट से नीचे गिराऊं, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी कांस्टेंट होती है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी मास के बारे में। 1930-32 तक ये माना जाता था कि मास इज कांस्टेंट, पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आकर के इस चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया एंड दैट इज ही गेव E इज इक्वल्स टू mc²। ये एक आप जानते हैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और इससे सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन हो भी नहीं सकता। फिजिक्स लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन धरती पर रहने वाले ज़्यादातर लोग E इज इक्वल्स टू mc² से तो अवेयर हैं। व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड द मास इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी। जो एटम बॉम्ब होता है उसमें बड़े थोड़े से मास डाले जाते हैं। व्हाट इज C? स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। और आप अवेयर होंगे इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी मास और आप अगर उसको इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें यानी उसके अंदर इतनी एनर्जी है। हम अब तक ये मानते थे, 1930 तक लोगों को यह मानना था कि एटम के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, पर जी नहीं, ये गलत है। एटम के अंदर भी बहुत एनर्जी कंजर्व है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और आप जो एटम बम करते हैं, देखते हैं क्या होता है एटम बम के अंदर, आप उस न्यूक्लियस को बस्ट आउट करते हैं और जब आप एक न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं तो उससे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और इतनी एनर्जी निकलती है कि अगर ढंग से 4-5 एटम बॉम्ब एक साथ इस धरती पर फोड़ दिए जाएं तो इंसान ही खत्म हो जाएंगे। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें हमने ये देखा कि एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफरेबल टू मास, मीन्स वी कैन से दैट मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ मास। ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। तो नॉर्मल जब तक आप न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करवाएंगे तब तक तो ये मास कंजर्व होता है, राइट। तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं तो आप न्यूक्लियर फेनोमेना को हटा देते हैं, यानी वो फेनोमेना जिसमें न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो जाए वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होता। तो फिजिक्स में हमें इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है कि कहाँ क्या क्वांटिटी कांस्टेंट है, और मोस्टली हम लोग देखते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट है। जैसे आपने एक बड़ा सिंपल सा आपको टर्म समझाता हूँ, व्हाट इज वेलोसिटी। पर एक चीज़ है, मैं वेलोसिटी पे नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ स्पीड पर, जो आपने अब तक देखा होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिकल क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वेलोसिटी या स्पीड? नहीं। डिस्टेंस आप ये मेज़र कर सकते हैं, टाइम आप मेज़र कर सकते हैं, फिर स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जो हमने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए इस डिस्टेंस और टाइम को समझने के लिए बनाया। तो व्हाट इज वेलोसिटी? योर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आप अगर माने t इज इक्वल्स टू 0 पर आप अभी यहाँ पर हो और से t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, अब से आप यहाँ पहुँच गए। मैं ज़रा इसको ऐसा बना दूँ कि लगे कि आप मूव कर रहे हैं। तो आपका जो चेंज हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं? आपका पोजीशन बदल रहा है। और ये जो पोजीशन का बदलाव है, पहले आप यहाँ थे, अब आप यहाँ आ गए, इसे आपने कहा डिस्टेंस, और इसमें जो समय लगा वो रहा टाइम। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लेट से कि आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से गए, आपने अपनी बाइक ली और बाइक का कांटा, वैसे तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेट से 40 km/h पे आपने किया और गाड़ी को ड्राइव की, तो आपका पोजीशन बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। पर अगर मैं आपसे पूछूं विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम क्या चीज़ नहीं बदल रही है? स्पीड नहीं बदल रही है। तो हम लोग जब फिजिक्स के लॉ देखते हैं तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ नॉट वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशंस को प्रिपेयर करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, फाइन। पर हर फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो, दैट इज नॉट नेसेसरीली इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी। आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको स्केलर और वेक्टर्स के कंसेप्ट को भी समझाऊंगा। चैप्टर नंबर जो 2 है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसके भी लेक्चर्स यहाँ अपलोड होंगे, ज़रूर देखिए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होगा दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट इन वन वीडियो सो दैट फिजिक्स जब आप इस्तेमाल करते हो या स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर कि आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में पूरा आइडिया है होना चाहिए। मैथमेटिक्स विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन फिजिक्स, जैसे कुछ कैलकुलस, कुछ ट्रिग्नोमेट्री, इसके भी इंट्रोडक्शंस मैं आपको दूंगा, कुछ बाइनोमियल थ्योरम्स आपको बताऊंगा, कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेने के तरीके बताऊंगा। तो उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा और तब तक इस वीडियो को आप एक बार दो बार ज़्यादा स्ट्रेस के साथ मत देखिए, चीज़ बड़ी सिंपल है। इसके साथ जो कुछ इस चैप्टर 1 में मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, दैट इज द डिस्कवरीज, मेजर डिस्कवरीज जो आपके बुक में दी गई है, गो थ्रू दैट। यू मे गेट क्वेश्चन ऑन दिस इन योर स्कूल एग्जाम्स, और इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और तब तक हेल्दी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।